हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार। ऑल राइट, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज आपके लिए लेके आऊँ एक बढ़िया सा लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे एम फेज के बारे में। दैट मीन हम बात करने वाले हैं माइटोसिस फेज के बारे में। इससे पहले के जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज में होने वाली सारी फेजेस, जैसे हमने वहाँ पर G1 फेज के बारे में बात करी, वहाँ पर हमने एस फेज के बारे में बात करी, वहां पर हमने G2 फेज के बारे में बात करी। आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम कंप्लीटली बात करेंगे आपके मेटाफेज माइटोसिस के बारे में। ऑल राइट ना, या अगर हम बात करें, हम क्या कहते हैं इसको, हम इसको एम फेज भी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। क्लियर कहानी? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम फेज को समझना। एम फेज क्या होती है, तो हमारा ये लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। बहुत प्यारा लेक्चर होने वाला है, बहुत अमेजिंग लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर के अंदर हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो नीट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया बेटा एम फेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करूँ आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप समझे थोड़ा सा। देखिए, जो माइटोसिस फेज है हमारी, ओके, जो माइटोसिस फेज है ये एक ऐसी फेज है, अगर आपने इसको यहाँ अच्छे से समझ लिया, यहाँ आपने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, तो आपको आगे जो हमारा म्यूसिस होगा वहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि जब म्यूसिस हम पढ़ते हैं तो प्रोफेज फर्स्ट जो होती है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा म्यूसिस बहुत सिंपल है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता है। और म्यूसिस सेकंड जो होता है वो तो कंप्लीटली क्या है, ये माइटोसिस ही है। तो जो चीज आप यहां पढ़ रहे हो एग्जैक्ट वही चीजें आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगी। तो दैट्स वाई अगर आप ये जो एम फेज है, अगर यहां पर थोड़ा फोकस लगा लेते हो, यहां पर थोड़ा अटेंशन लगा लेते हो और दिल और जान से इसको समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, आई डोंट थिंक सो कि आपको वापस से इसको मेहनत करनी पड़ेगी वहां पर। क्लियर कहानी? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है इसको यहां समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम फेज क्या होती है? तो देखो, माइटोसिस फेज जिसको हम कह रहे हैं, माइटोसिस फेज क्यों कहते हैं उसके पीछे एक बहुत बढ़िया रीजन है। और वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है बच्चों कि यहां पर जब आप स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप से तो आपको न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसे ऐसे चेंज देखेंगे आप, देखोगे क्रोमोसोम नाच रहा है यहाँ पे। यानी पहले वो थ्रेड लाइक होता है, फिर बाद में वो थोड़ा थोड़ा कंडेंस होता है, फिर वो अच्छा खासा मोटा सा क्रोमोसोम बन जाता है, फिर बाद में आप देखोगे अरे वाह, ये वापस से आपके पास में डिकंडेंस हो गया। तो पहले डिकंडेंस था, कंडेंस हो रहा था, फिर अच्छे से कंडेंस हो गया, फिर वापस डिकंडेंस हो जाता है। तो यहां पर आप ना थ्रेड मतलब क्रोमोसोम उसका बिहेवियर समझते हो। ऑलराइट ना, आपको यहां पर उसमें ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई इसको हम माइटोसिस बोलते हैं। माइटो का मतलब ही क्या होता है? थ्रेड होता है, धागा होता है। क्लियर बात? तो सबसे पहला चीज आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोसिस, वो आपको आई थिंक यहां पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, इसको हम मेन डिवीजन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो माइटोसिस इज नॉन एज मेन डिवीजन फेज। अब क्यों बोल रहे हैं इसको, उसको समझेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारी मेन डिवीजन फेज होती है। तो अपन लिख लेते हैं यहां पर कि ये कौन सी हमारी मेन डिवीजन फेज होती है। यार कौन सी होती है? मेन डिवीजन फेज होती है। अच्छा सर, क्यों होती है मेन डिवीजन फेज? क्या होता है इसके अंदर ऐसा, आप बताइए जरा। चलिए तो मैं आपको बताता हूं बेटा होता क्या एक्चुअली इसके अंदर। मेन डिवीजन फेज इसलिए बोलते हैं बेटा कि यहां पर जो सेल डिवाइड होगी, क्लियर कहानी, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, दैट मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस, दैट मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो दोनों तरह के डिवीजन एम फेज में ही होते हैं। क्लियर कहानी? दोनों तरह के डिवीजन कहां पर होंगे? दोनों तरह के डिवीजन होंगे एम फेज के अंदर। दैट्स वाई हम क्या कह रहे हैं, इसको मेन डिवीजन फेज भी बोलते हैं। क्लियर है कहानी बेटा? ओके, आई डोंट थिंक सो कि आपको यहां पर किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं एक एक चीज को स्टेप बाय लेके चल रहा हूं, एक एक चीज अपन समझ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए ओके, तो ये हमारे पास में माइटोसिस फेज है। अब एक एक चीज को लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करेंगे, वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन ले लेते हैं अपन इसको। ओके, तो डिवीजन फेज और एम फेज और माइटोसिस फेज, देखिए तीन नाम है यहां पर। ओके, तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं लाना है। तो एम फेज मतलब माइटोसिस फेज, शॉर्ट में एम फेज बोलते हैं।
माइटोसिस फेज नाम पूरा हो गया इसका। और डिवीजन फेज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एम फेज के अंदर जो काम होता है, जो वर्क हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है, वो डिवीजन का फंक्शन है प्यारे बच्चे। किसका फंक्शन है? वो डिवीजन का फंक्शन है। दैट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं इसको? हम इसको डिवीजन फेज बोल रहे हैं। लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन हावर इन द 24 आवर ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल। मतलब क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर्स में समझा रखा है कि यार हर एक सेल का डिवीजन ड्यूरेशन अलग अलग होता है, यानी कि कोई सेल कितना टाइम ले रही है डिवाइड होने में, वो सब सेल का अलग अलग होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थोड़ा कम होगा। यूकैरियोटिक सेल में भी डिफरेंट यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम मान के चलते हैं, अगर ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन सेल का हमने क्या निकाला था कि 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर एक ह्यूमन सेल डिवाइड हो जाएगा। यही बात थी और ये हो भी रहा है। यानी कि एक ह्यूमन सेल की बात करें तो 24 घंटे वो लेती है, लेकिन 24 घंटे में पूरा सेल साइकिल वो कंप्लीट करेगी। लेकिन सेल साइकिल के अंदर 2 मेन स्टेप होती है, पता है ना आपको? 2 मेन स्टेप कौन कौन सी? अरे भाई, एक तो होता है हमारे पास में इंटरफेज, एक होता है हमारे पास में एम फेज। तो मैक्सिमम जो टाइम होता है वो तो इंटरफेज में जाता है, क्लियर है? और जो बचा कुचा टाइम होता है, ऑलराइट, बहुत कम समय होता है, वो हमारा एम फेज में होता है, जो कि एक्चुअल डिवीजन फेज होती है। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर सेल साइकिल जो है वो 24 आवर की है तो उसमें 1 घंटा सिर्फ एम फेज को आएगा, बाकी 23 आवर्स जो होंगे वो किसको जाएंगे? 23 आवर्स आपके जाने वाले हैं इंटरफेज को। क्या बात सही है? यानी कि अगर हम बात करें, बहुत छोटी सी फेज है अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो किसके साथ में? इंटरफेस के साथ में। तो इंटरफेस के साथ में जब आप इसको कंपेयर करते हो एम फेज को, तो बहुत छोटी सी की 1 घंटा और वहां पर वो 23 घंटा डिफरेंस यू कैन सी। ऑलराइट ना, आप डिफरेंस देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने सब कुछ है, क्लियर कहानी। ऑलराइट ना, तो ये पॉइंट था। ओके, अब आगे सुनो, आगे समझो। द एम फेज रिप्रेजेंट दैट फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। दैट मीन समझ में आया आपको? माइटोसिस मतलब ड्रामेटिक चेंजेस इन क्रोमोसोम। तो वो कहां देखने को मिलेगा आपको? ऑफ कोर्स एम फेज के अंदर। और एक्चुअल डिवीजन, चाहे से डिवीजन ऑफ आप न्यूक्लियस की बात करें या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें, दोनों तरह का डिवीजन आपको यहीं देखने को मिलेगा। यस और नो? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं इसको अंडरलाइन करता हूं और वापस एक बार रिपीट करता हूं। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। तो एक्चुअल सेल डिवीजन ये एम फेज में होगा और माइटोसिस भी यही हो रहा है, ठीक है ना? इन एनिमल, माइटोसिस और इक्वेशनल सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स। ऑलराइट, सेल एक्सेप्ट इन सम सोशल इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी। अब ये बहुत बढ़िया कहानी है कि हम बात करें अकरेंस के बारे में। जैसे हम यहां पर एग्जांपल लेने वाले हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का, कि यहां पर बात करें कि ऐसे कौन सी सेल है ह्यूमन की जिसमें माइटोसिस होगा। ऑलराइट बेटा, तो आप इसको यहां समझे कि एनिमल माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन। ऑलराइट बेटा, तो माइटोसिस को यहां पर इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। ऑलराइट, इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स। डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स मतलब, सोमेटिक मतलब हमारी बॉडी की सेल, और ऐसे सेल बेटा जो कि क्या होती है? डिप्लॉइड होती है, मतलब कि 2n होती है। अब बिकॉज हमारी मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं ना, ज्यादातर जो एनिमल्स है वो सारे डिप्लॉइड ही हैं। ओके, तो उनके अंदर डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस ही होगा और उन्हीं सेल के अंदर होगा। क्लियर कहानी? अब भाई आपकी सारी सेल ही डिप्लॉइड है तो डिवीजन भी कौन सा? माइटोसिस तो होगा ही सही उनके अंदर। करेक्ट कहानी, ये आप समझना। लेकिन क्या सभी के अंदर? कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं हमको जब हम बात करते हैं सोशल इंसेक्ट के बारे में। सोशल इंसेक्ट मतलब इंसेक्टा। इंसेक्टा किससे बिलोंग करता है? ऑर्थोपोडा से। तो इंसेक्टा एक आपको पता है क्लास आती है हमारे पास में जिसमें इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर हनी बी का एग्जाम्पल दे रखा है कि हनी बी में जो मेल होता है बेसिकली, ऑलराइट ना, वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। मेल कैसा होता है? वहां पर हैप्लॉइड होता है। और वो क्या करता है? अपनी जो आगे डिवीजन करता है वो कौन सा होता है? उसके अंदर माइटोसिस होता है। तो हम तो क्या कह रहे थे, इसको समझना है आप। हम कह रहे थे कि माइटोसिस एनिमल्स के अंदर जो उनकी डिप्लॉइड सेल होती है, जिसको अपन 2n सेल बोलते हैं,
2n सेल मतलब जिसके पास में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी क्रोमोसोम के 2 सेट होने चाहिए, सेट 1 और सेट 2। क्या बात सही है? अगर किसी सेल के पास में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो समझ जाना है हमको कि वो सेल कौन सी है, वो डिप्लॉइड सेल है। और अगर किसी सेल के पास में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वो हैप्लॉइड है। क्लियर कहानी? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, इनको बोलेंगे अपन, यहां पर माइटोसिस होता है। बट एक्सेप्शन है यहां पर, और एक्सेप्शन आपको पता है सही कौन सा एक्सेप्शन है यहां पर, ये हमारे पास में सोशल इंसेक्ट होता है। क्लियर कहानी बेटा? तो इस सोशल इंसेक्ट में क्या होता है, जैसे हनी बी की बात करते हैं मेल, तो मेल कैसा होता है, यहां पर एन होता है। एक्चुअली ये जो मेल बनता है ना वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बनता है? ये पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें होता क्या है कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, वो क्या बना लेता है आपके पास में, एन मेल बना देता है। क्या बना देता है? मेल बना देगा। अब क्या होता है, ये एन है, तो अब हमारे पास में 2 मेन डिवीजन होते हैं। भाई मैंने आपको एमाइटोसिस बताया था, माइटोसिस बताया था और मियोसिस बताया था। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास डिवीजन है, बट 2 मेन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो हम बात कर रहे हैं कि मेल, अब इसके पास में अगर इसको डिवाइड करना होगा तो आगे क्या इसके पास में रीजन है, मतलब कैसे डिवाइड करे अगर ये करे तो हमारे पास में एक तरीका है बेटा कि आप इसके अंदर क्या करा दो, माइटोसिस करा दो। तो माइटोसिस यहां पर सिर्फ इन्हीं में होगा, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बट बात करें अपन अगर अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, तो दोनों में देख सकते हैं। तो चाहे से वहां पर सेल एन हो या सेल वहां पर 2n हो, प्लांट्स के अंदर आपको दोनों में दिखाई देगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट बिकॉज एनिमल सेल में हैप्लॉइड सेल के एग्जांपल ही बहुत कम होते हैं एक्चुअली, तो वहां पर दिखाई नहीं देगा। क्या बात सही है? मैं थोड़ा गेट लगा लेता हूं यार, है ना, ये थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू आएगा अदरवाइज, और हल्का सा फैन ऑन कर देता हूं। इतना ठीक। ओके, तो थोड़ा सा फैन अपन ने चला लिया है और हल्का सा अपन ग्रीन स्क्रीन ठीक कर देते हैं। ओके ग्रेट, वेरी गुड, ऑल राइट बेटा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे हम कि बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, है ना। प्लांट्स के बारे में बात चल रही है हमारी, तो क्या समझे आप प्लांट्स के बारे में यहाँ पर? तो प्लांट्स के बारे में आपको समझ में आ गया कि यस सर, हैप्लॉइड और 2n दोनों के अंदर हो सकता है माइटोसिस। क्लियर है कहानी? ओके, तो चलिए ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी अच्छे से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ जाने चाहिए। बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड कौन सा है सेल साइकिल का? अब ड्रामेटिक पीरियड मैंने आपको समझा दिया कि वहां पर ड्रामा होता है एक्चुअली, वहां पर आप ना बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टडी कर सकते हो कि क्रोमोसोम पहले डिकंडेंस फॉर्म में होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, फिर धीरे धीरे कंडेंस होते हैं, और धीरे धीरे बाद में जब आपका लास्ट फेज आती है टीलोफेज, वहां पर वो वापस से डिकंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे आप क्रोमोसोम का बिहेवियर स्टडी कर सकते हो यहाँ पर। क्या बात सही है? बात क्लियर है आपको यहाँ तक? आगे सुनो। Involving a major reorganization of virtually all components of the cell, since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same, it is also called equational division। अब यहाँ पर 2 चीजें आई, तो एक्चुअली क्या होता है इसमें, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, बिकॉज अब एक्चुअल डिवीजन होने वाला है। एक्चुअल डिवीजन होगा तो आपके 2 सेल्स बनेंगी, तो दोनों सेल के पास में सेम अमाउंट में सेल कंपोनेंट जाने चाहिए, तो वहां पर वो रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मतलब आप कह सकते हो चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक इस सेल में जाएगा, एक उस सेल में जाएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल में, एक माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में। ऑलराइट ना, तो इस तरह से सारे सेल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं दोनों सेल्स के अंदर। क्लियर कहानी? सेकेंड चीज अब यहाँ आपको समझनी है कि आपकी पेरेंट सेल है, ओके, और वो जो पेरेंट सेल होगी हमारी, उससे जो प्रोजेनी बनेगी, उनमें एक चीज का सेम, मतलब एक चीज बिल्कुल सेम होती है, और वो क्या है, क्रोमोसोम नंबर। जितना क्रोमोसोम आपके पेरेंट के पास था उतना प्रोजेनी के पास में होता है। क्या बेटा, क्या समझ में आया कि जितना प्रोजेनी के पास में उतना आपके पेरेंट्स के पास में होता है? क्लियर कहानी? इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज दैट आपसे मैं पूछूंगा, आप बताना मुझे, है ना। मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया है कि क्रोमोसोम नंबर सेम होने चाहिए। अब इसको समझना आप यहाँ पर बहुत अच्छे से। जैसे सुनो, अब हमारे पास में ये सेल बना दी मैंने आपके यहाँ, और ये सेल है हमारी 2n। ओके, अब इससे डिवीजन हो रहा है, तो अपन डिवाइड कर देते हैं और बना देते हैं यहाँ पर 2 सेल।
ये मैं 2 सेल यहाँ पर बना चुका हूँ बच्चे, ये लो यार, ठीक है भाई। तो ये होता है हमारे पास में 2n और ये होता है हमारे पास में 2n। क्या बात सही है कि नहीं है? ओके, तो मैंने आपको क्लोन वाला कॉन्सेप्ट भी पिछले वाले लेक्चर्स में समझाया था, क्लियर है ना? ओके, अब यहाँ पर भी आप सेम चीज़ देख सकते हो। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या कहानी देखने को मिली आपको? आपने कहानी देखी सर कि सर ये हमारे पास में पेरेंट है, ओके, पी सेल बोल देते हैं उसको, और इसको बोल देते हैं अपन प्रोजेनी सेल। ये लो भाई, तो यहाँ पर अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है तो दोनों के पास भी क्या है? 46। तो पेरेंट के पास जितना क्रोमोसोम है उतना प्रोजेनी के पास भी है, ओके। तो इस तरह के डिवीजन को अपन बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशनल डिवीजन। अच्छा, एक और कहानी सुनना आप मुझे बताना। जैसे हमारे पास में ये एक सेल n बना देता हूँ मैं, मान के चलो, और इसका कराता हूँ डिवीजन, और इससे भी 2 सेल बनाता हूँ मैं। तो एक सेल हमारी ये हो गई n और एक सेल हमारी ये हो गई n। क्या बात सही है कि नहीं है? अरे हाँ या ना बोलो भाई, क्लियर है? अब आप मुझे बताइए ये कौन सा डिवीजन है? करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने कि यार ये भी माइटोसिस है। क्यों है माइटोसिस? अरे भाई इसलिए कि इसके पास n है तो इनके पास भी तो n है, यस और नो। जैसे मान के चलो अगर यहाँ पर n इक्वल टू अपन 20 मान लेते हैं, मान के चलो कोई सेल है जिसके पास में 20 क्रोमोसोम है, तो इसके पास भी कितना? 20, इसके पास भी कितना? 20। क्या बात सही है क्या नहीं है? तो दैट्स वाई, ऑलराइट ना बेटा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यार जितना पेरेंट के पास क्रोमोसोम है उतना प्रोजेनी के पास में, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। करेक्ट कहानी। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर आपके पास में इससे ज़्यादा हाफ नहीं हो सकता क्या? मतलब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ। और जैसे हम बात करें कि यहाँ पर तो क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, जब हम मियोसिस की बात करेंगे ना, तो मियोसिस में एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है? ऑलराइट ना, क्लियर कहानी। वो कहाँ पे होता है हमारा? मियोसिस हमारा होता है जर्म सेल्स के अंदर होता है। क्या होता है? जर्म सेल्स के अंदर। तो एक क्वेश्चन आता है कि जैसे वहाँ पर हाफ हो जाता है तो बाद में यहाँ पर हाफ क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली ये हमारे पास में रीज़न आता है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों नहीं हो रहा। अब इसका दो मेन क्या, एक बहुत मेन रीज़न है कि एक्चुअली ना मियोसिस हमेशा कहाँ होगा? मियोसिस हमेशा वहाँ होगा जहाँ पर गेमेट्स बनेंगे। और एक्चुअली क्या होता है, गेमेट्स का नेचर होता है कि वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, एन होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट गेमेट्स हमारे पास में आते हैं। 2 डिफरेंट गेमेट्स मतलब एक मेल का आएगा और एक फीमेल का आएगा। तो अब वो भी एन होता है, वो भी एन होता है, और एक्चुअली जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 2n होता है। तो उनको बनाना भी तो 2n ऑर्गेनिज्म है ना। तो मियोसिस के टाइम पे तो उनको हाफ इसलिए होना पड़ता है ताकि दोनों मिलेंगे, दोनों की जीन मिक्स होंगी तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो ऑटोमेटिकली 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो 2n हो जाएगा। इसलिए वहां पर हाफ होते हैं, यहाँ पर हाफ नहीं होते, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेल में होता है, जो हमारी कौन सी होती है? सोमैटिक सेल्स होती है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एक होता है सोमैटिक सेल, एक होता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जबकि अगर हम बात करें हमारी जो सोमैटिक सेल्स होती है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होती है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और डिस्कस करेंगे फिर जब मियोसिस अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, आगे समझेंगे इसको थोड़ा सा कि थ्रू फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन के कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस। क्यों? क्योंकि भाई देखो हमको स्टडी भी करना है। अब आप ना एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर आपको मैं बोलूँ 4 चपाती आपको खानी है, तो 4 चपाती क्या एक साथ खा सकते हो आप? बोलिए, खा सकते हैं कि चारों चपाती आपने ले ली, ओ माय गॉड, ओम नमः शिवाय? ऐसा नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 by 1 आपको चपाती खानी पड़ेगी। करेक्ट है, यही होता है भाई। आपने एक बार में एक चपाती खा लोगे, दूसरी बार में दूसरी चपाती खाओगे, तीसरी बार में तीसरी चपाती खा लोगे, चौथी बार में चौथी चपाती खा जाओगे। ठीक है, उसको भी आप पीसेस में करके खाओगे हालांकि, लेकिन एक बार में एक चपाती का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये बात समझ में आ रही है। वो क्यों भाई? हमारी सुविधा के लिए,
क्योंकि हमको प्रॉब्लम नहीं हो। 4 चपाती खाने में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारा स्ट्रगल हमको करना पड़ेगा खाने वक्त, करेक्ट है। सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि हमने हमारी सुविधा के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या करा है बेटा, जो हमारी न्यूक्लियर डिवीजन की फेज है जिसको अपन कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हैं, उसको हमने क्या कर दिया, 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया। ऑल राइट ना बेटा। 4 फेजेस कौन सी है वो आगे अपन डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे सुनिए। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। तो प्रोग्रेसिव प्रोसेस क्या होता है कि एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप आएगी, इसको बोलते हैं अपन प्रोग्रेसिव प्रोसेस। तो एक स्टेप के बाद फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे स्टेप आती है। तो आप क्लियर कट बाउंड्री सेट नहीं कर सकते कि ये वाली फेज यहीं खत्म हो गई, तो ये क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है। जहां दूसरी खत्म होगी वहीं से तीसरी स्टार्ट हो जाएगी, या जहां पहली खत्म होगी वहीं से दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, और जहां दूसरी खत्म होगी वहीं से तीसरी स्टार्ट हो जाएगी, जहां तीसरी खत्म होगी वहां से चौथी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा ब्रेक नहीं होता है कि यार अब मैं रुक जाती हूँ वो स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। क्या होता है बेटा, ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्लियर कट लाइन नहीं होती है, बट बिकॉज हमको अंडरस्टैंड करना है कि यार न्यूक्लियर का डिवीजन कैसे हो रहा है, करेक्ट कहानी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको 4 फेजेस में उसको डिवाइड करना है। 4 फेजेस कौन कौन से में डिवाइड किया साइंटिस्ट ने, ओके। अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। द एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन, ओके। चलिए तो यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होगा पहली चीज, कोरिस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। क्या बात सही है कि नहीं है, इस बात को समझेंगे। और इसी को अपन क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एंड यूजुअली फिर क्या होगा बाद में, आगे की प्रोग्रेस क्या है, फिर आपका डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि कैरियोकाइनेसिस के बाद ही साइटोकाइनेसिस होता है, ओके। मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया ना चेक पॉइंट्स के बारे में, जहाँ पर अपने सेल साइकिल में काम आने वाली रेगुलेटरी प्रोटीन्स के बारे में बात करी थी। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ समझी थी कि किस तरह से हमारे सेल साइकिल को रेगुलेट किया जाता है बाय रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है, जिनको अपन ने CDK एंड साइक्लिन बोला था। चलिए आगे सुनो, आगे बात करते हैं अपन अब डिवीजन ऑफ एम फेज। अब यहाँ आपको डिटेल में लेके चलता हूँ मैं। तो द एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर, ये मैं आपको समझा चुका हूँ अभी ऊपर, ठीक है, ये पूरा अपन पढ़ चुके हैं ऊपर की तरफ। चलिए अब डायरेक्ट समझो आप, ठीक है। तो एम फेज हमारी फेज हो गई। तो एम फेज को 2 मेन फेज में आप डिवाइड कर सकते हो, एक होती है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बोलते हो। अब इसमें कौन कौन सी फेजेस आती है उसको समझ जाओ। तो सबसे पहली जो फर्स्ट फेज होगी हमारी, ओके, वो कौन सी होगी, प्रोफेज होगी। और उसके बाद जो हमारी सेकेंड फेज होगी वो मेटाफेज होगी। थर्ड जो फेज होगी हमारी वो एनाफेज होगी। एंड फोर्थ जो फेज होगी हमारी वो टीलोफेज होगी बेटा, यस और नो। तो ये 4 मेन फेजेस होती है हमारे पास में, ओके। चारों का सीक्वेंस यही होगा, ध्यान रखना, प्रोफेज के बाद फिर ये, ऑल राइट ना, इस तरह से चारों फेज आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर है कहानी। चलिए साइटोकाइनेसिस क्या होता है उसको समझ जाओ। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, उसको समझो यहाँ पर आप। तो साइटोकाइनेसिस मतलब होता है सेल का डिवीजन, दैट मीन साइटोप्लाज्म का डिवीजन। चलिए भाई, तो ये देखो यहाँ पर आप, ओके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर इसको समझना। सुनिए अब क्या होता है, 2 सेल है हमारे पास में, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। क्लियर कहानी है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को आपको समझना है कि वो कैसे डिवाइड होती है। देखो हर सेल का साइटोप्लाज्म अलग मेथड से डिवाइड होगा। यहाँ पर आप समझना कि जो एनिमल सेल है हमारे पास में, ओके, एंड जो प्लांट सेल है, तो एनिमल सेल कैसे डिवाइड करते हैं अपना साइटोप्लाज्म, तो वो क्लीवेज या फरो मेथड के थ्रू करती है, जो कि नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है हमारा, मतलब कि लाइन हो जाती है। लेक्चर तो क्या, लेक्चर तो पूरा इंपॉर्टेंट है, नहीं। चलिए इन प्लांट सेल क्या होता है उसको समझ जाओ। तो बाई सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट, बाई सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट, तो इसके थ्रू क्या होगा हमारे पास में, होगा डिवाइड, ठीक है। तो ये कहाँ की बात कर दी अपन ने, ये बात कर दी हमने बेटा आपके
प्लांट सेल के बारे में। तो दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कि एनिमल जो सेल होगी हमारी बेटा, एनिमल सेल के अंदर कैसे डिवाइड होगा सर, एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज फरो मेथड के थ्रू होगा, और हमारी जो प्लांट सेल होगी उसमें कैसे होगा, बताओ। यस, उसमें होगा हमारा डिवीजन फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट मेथड से होता है। किससे होता है, सेल प्लेट मेथड से होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमारा कंप्लीटली फोकस होने वाला है कैरियोकाइनेसिस के बारे में और उसमें आने वाली 4 फेजेस के बारे में। आप उसमें प्रोफेज को स्टडी करोगे मेरे साथ, मेटाफेज को स्टडी करोगे, एनाफेज को स्टडी करोगे और टीलोफेज को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब समझिए आगे, मैं आपको प्रोफेज पे लेके चलता हूँ। तो पहली फेज आ रही है हमारे पास में, और ये हमारी प्रोफेज, कौन सी फेज है ये, प्रोफेज फेज है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को कि इसके अंदर है क्या एक्चुअली। क्लियर कहानी है, ओके। तो 1 सेकेंड का मुझे समय दो थोड़ा सा। ऑलराइट, पानी की बोतल देख लेता हूँ बच्चों, पानी की बोतल मैंने कहाँ रखी, ओके वहाँ रखी हुई है। थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, थोड़ा पानी पी ले जाए। आप लोग भी पानी वगैरह पी लो, लेक्चर देख रहे हो तो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज क्या कहता है हमारे पास में, तो प्रोफेज विच इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, पहली लाइन, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की सबसे पहली फेज जो होती है वो प्रोफेज होती है। ओके, जो माइटोसिस की है, और बाद में वो किसके बाद में, एस एंड जी टू फेज। ठीक है, तो आपको पता ही है, जैसे मैं आपको बताऊं, इंटरफेज थी हमारे पास में। ठीक है, तो इंटरफेज की कौन सी फेज आती थी, इंटरफेज की आती थी G1, फिर उसके बाद में S, फिर G2, फिर कौन सा आ जाएगा, प्रोफेज, फिर कौन सा आएगा, मेटाफेज, फिर कौन सा आएगा, एनाफेज, फिर कौन सा आएगा, टीलोफेज। तो ये जो फेजेस है वो तो कौन सी होगी आपके पास में, M की फेजेस, और ये कौन सी होगी आपके पास में, I फेज, मतलब कि इंटरफेज। क्लियर कहानी, चलिए आगे सुनी होता क्या है। इन द S and G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। तो यहाँ पर क्या होता है, वो अच्छे से दिखाई नहीं देता भाई। आपके पास अगर हम बात करें S एंड जो फेज G2 फेज में हमारा नया DNA मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था ना, बेसिकली S फेज में हमारा DNA रेप्लिकेशन होता है, तो वहाँ पर जो DNA बनता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, लेकिन वो कैसा होता है यहाँ पर, इस तरह से इंटरवाइंड फॉर्म में होता है। इस तरह से आप देख सकते हो, इसको बोलोगे आप इंटरवाइंड। क्या बोलोगे इसको आप, मकड़ी का जैसे होता है जाला, ओके, वैसा ही रहता है यहाँ पर, इंटरवाइंड रहता है। ऑलराइट, स्टार्टिंग में प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट की, इसलिए मैं इसको इस वाले मार्क इससे कर रहा हूँ। ठीक है, अरे यार इधर आना चाहिए। ठीक है भाई, तो मार्क, तो देखो क्या चीज़ यहाँ पर हो रही है, आपको कैसे मार्क करना है कि यहाँ पर ना कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है आपके पास में। क्या स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है उसको समझ जाओ, यानी कि आपके पास में अभी इस फॉर्म में है ना, तो हल्के से डेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर कहानी। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। अनटेंगल मतलब कहता है सुलझना, क्या बेटा, सुलझना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ और डायग्राम से कि क्या कंडीशंस यहाँ पर रह रही है हमारे पास में। चलो ठीक है, तो देखो समझो इस बात को कि हमारे पास में क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा सा यहाँ जूम कर लेते हैं। जैसे ये कंडीशन आपके पास में, ठीक है, ये कंडीशन है, तो हल्का हल्का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे समझ रहे हो आप, इस तरह से धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स तक जाने की जो प्रोसेस होती है हमारे पास में, कहाँ से कहाँ जाने की प्रोसेस बेटा, सुने उधर, क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन से कहाँ जाना है आपने,
क्रोमोसोम्स की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? क्रोमोसोम की तरफ जाना है। तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम की तरफ जाने की जो ये प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ओके, इसी को अपन कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। तो ध्यान रखने वाली बात ये कि यहाँ पर जो होता है प्रोफेज के अंदर, वो इनिशिएशन होता है, कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में, नीट, ठीक है। खत्म कहाँ पर होगा? कंडेंसेशन कंप्लीट होगा जब मेटाफेज हमारी स्टार्ट हो जाएगी, तब हो जाएगा। ओके, द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द सेंट्रोमेयर विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, अब क्या है, जो हमारे पास में सेंट्रोसोम थे या जो सेंट्रियोल था, वो कहाँ पर? एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था। ओके, अब वो डुप्लीकेट होकर क्या कर जाएगा? जो हमारे पास में अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर जाएगा। क्या करेगा? वो अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। ऑफ इंटरफेस नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ क्या कहानी, देखो, जैसे अपन यहाँ समझते हैं इसको। तो जैसे हमारे पास में ये सेल है, सपोज दैट बेटा दिस इज योर सेल एंड दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में इस तरह से थे हमारे सेंट्रियो, ये इधर जाना स्टार्ट कर जाएगा, ये इधर जाना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर जाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन? सेंट्रोसोम्स बोल सकते हो, और या सेंट्रियोल भी बोल सकते हो, ठीक है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें डिफरेंस होता है हल्का सा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, क्या डिफरेंस होता है उसकी बात बाद में करेंगे अपन। अभी अपन बात करते हैं सेंट्रोसोम्स अपोजिट या सेंट्रोल अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको? तो अपन आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये अपना क्रोमेटिन होता है, जो किस में चेंज हो जाता है? इस तरह से क्रोमोसोम में बनना स्टार्ट हो जाता है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बाय मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब प्रोफेज आपकी कंप्लीट हो गई है, मान के चलो। प्रोफेज कब कंप्लीट हो जाएगी, कब समझेंगे अपन, कब वो लाइन आएगी हमारे पास में कि हाँ भाई प्रोफेज खत्म हो गई है और मेटाफोज या मेटाफीज स्टार्ट होने वाली है, तो उसको समझो। द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोफेज कैन दस मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो कुछ फीचर्स यहाँ पर हैं जिनको अपन स्टडी करेंगे और उनके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि यार यहाँ पर हमारी प्रोफेज खत्म हो गई, अब हमारी मेटाफेज स्टार्ट होने वाली है। करेक्ट है? चलिए, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट मतलब कि डेंस माइटोटिक क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। यानी आप देखोगे जब इसको अच्छे से, तो यहाँ पर आप देखना, आपको लास्ट में एंड ऑफ द प्रोफेज जहाँ से मेटाफेज स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पर आप देखोगे ये सेंट्रोमियर होता है, और इस तरह से दो क्रोमेटिड आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एक क्रोमेटिड पूरा ये हो गया हमारे पास में, और एक क्रोमेटिड पूरा हमारे पास में ये हो गया। इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कब? एंड ऑफ द प्रोफेज। एंड ऑफ द प्रोफेज में ये चीज देखने को मिलेगी। आगे चलो भाई, चलिए। Centrosome which had undergone duplication during interphase begin to move toward opposite poles। पहुंच जाएंगे बेटा अपोजिट पोल पे। Each centrosome radiate out microtubules called ester। Thus two ester together with the spindle fibers form mitotic apparatus। अब एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत गजब का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो होता क्या है बेटा हमारे पास में कि जो हमारे अपोजिट पोल की तरफ ये पहुंच चुके हैं हमारे, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो इनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, उन माइक्रोट्यूब्यूल्स से क्या फॉर्म होता है? एस्टर फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? एस्टर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर। लेकिन ये कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है। कौन बनाता है? ये सेंट्रियोल बनाता है। क्लियर कहानी? तो समझना, जैसे अपन बात करते हैं, ये रहा हमारे पास में, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास में, और ये हमारे पास में सेंट्रियोल अपन ने बना दिया है। और ये जो स्टार बनाए मैंने, इस तरह से लाइनें बना रहा हूँ, ये कौन क्या बेटा? ये जो मैंने बनाई, इनको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलेंगे इनको? एस्टर्स, ठीक है। एस्टर। ये भी क्या है?
एस्टर। और इस तरह से मैंने जो गोल स्ट्रक्चर बनाए इनको बोलते हैं अपन सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे इनको? सेंट्रियोल्स। यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं अपन इनको? सेंट्रियोल्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? सेंट्रियोल। तो 2 सेंट्रियोल हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, चलिए ओके। तो अब सुनो, यहाँ पर क्या होती है, इनके बीच में होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इस तरह से, 2 ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे आपके पास में। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं एक्चुअली? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती है स्पिंडल फाइबर्स। ये बना रही है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे इस तरह से, ये स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं आपके पास, करेक्ट। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास में आया कि एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर, इसको बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। क्या बोलेंगे इसको? एस्टर। अब कितने ही? 2 प्लस स्पिंडल फाइबर। तो क्या कहेंगे अपन इसको? तो हम इसको बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस बेटा। क्या बोल रहे हैं इसको? माइटोटिक एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको? माइटोटिक एपरेटस। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको? एनिमल सेल्स के। अब बिकॉज एनिमल सेल्स के वो जब आप स्टडी करते हो तो आपको यहाँ पर 2 एस्टर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? 2 एस्टर दिखाई देते हैं। इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? एम्फी एस्ट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। तो आपसे पूछे एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस क्या होता है तो बता दें आप कि 2 एस्टर बनते हैं, बिकॉज सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों क्या बनाते हैं? एस्टर बना देते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल से रेडिएट होते हैं बेटा। यस और नो? क्लियर कहानी? ऑल राइट, चलिए आगे समझो, आगे बात करते हैं अपन। ये तो हो गया हमारे पास में एम्फी एस्ट्रल के बारे में, जो कि एनिमल सेल्स के अंदर होगा। अब बिकॉज जो हमारी प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के पास में क्या होता है? सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। ओके, अब सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं तो वहां पर एस्टर भी नहीं बनते। ओके, प्लस वहां पर क्या नहीं होता? सेंट्रियोल भी नहीं होता। ओके, तो इसको बोलते हैं अपन एनएस्ट्रल। क्या बोलेंगे इसको? एनएस्ट्रल माइटोसिस। एनएस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनएस्ट्रल माइटोसिस। तो आपसे पूछे एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस का एग्जांपल क्या हो गया, तो आप आराम से उसको बताओ कि यार प्लांट्स एम्फी एस्ट्रल मतलब कि एनिमल सेल हो गई, और एनएस्ट्रल माइटोसिस जिसमें किसी तरह के एस्टर नहीं बनते हैं, ओके, वहां पर स्टार लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी, वो आपकी हो गया प्लांट सेल हो गया। ठीक है, और उसको बोलते हैं अपन एनेस्ट्रल माइटोसिस। ऑलराइट ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है नीट का बहुत अच्छा, तो फिर आपके पास में जो स्पिंडल फाइबर है वो कौन बनाता है? तो स्पिंडल फाइबर बनाने का जो काम होता है वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। किसका होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। क्लियर कहानी? तो देयर एस्टर एंड सेंट्रियोल्स, इसका कोई रोल नहीं होता है किसके अंदर? आपके स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए। स्पिंडल फाइबर हमको सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम के लिए जरूरी होते हैं, चाहिए होते हैं, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ गया हमारे पास में कि क्या एस्टर और सेंट्रियोल का कोई रोल होता है क्या स्पिंडल फाइबर को बनाने में? तो कोई रोल नहीं होता है। ये आपको पूछा जाएगा स्टेटमेंट देके आपके नीट के एग्जाम के अंदर, तो आपको अड़े रहना है कि नहीं भाई कोई रोल नहीं होता है। ऑलराइट, कोई रोल नहीं होता उसको ये बनाने के अंदर। क्लियर कहानी? हाँ, अब क्या होता है जब आप देखोगे प्लांट सेल को देखोगे तो प्लांट सेल कैसे दिखाई देगी आपको? देखो, तो ये जैसे अपन मान लेते हैं यहाँ पर प्लांट सेल बना लिया, तो ये न्यूक्लियस है सपोज दैट, तो यहाँ पर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे सिंपल से। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। क्या होंगे बेटा? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इन्हीं से स्पिंडल फाइबर्स निकल जाएंगे यहाँ पर। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल जरूर होता है स्पिंडल फाइबर बनाने में। और एक स्पिंडल फाइबर को जब आप स्टडी करते हैं, किसको बेटा? अगर बात करो एक स्पिंडल फाइबर आप स्टडी कर रहे हैं, एक स्पिंडल फाइबर को आप स्टडी करते हैं, तो आपको 4 से 20 माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई देती है उसके अंदर। क्या दिखाई देती है? 4 से 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देते हैं। ओके, 4 से 20 क्या दिखाई देंगे उसके अंदर आपको? माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे उसके अंदर। क्लियर कहानी है? ओके,
अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं और क्या देखने को मिलेगा आपको। यहाँ मैंने आपको एम्फिस्ट्रल और एनस्ट्रल का कॉन्सेप्ट समझाया है आपको। आगे बात करते हैं प्रोफेज में और आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, जब आप लास्ट में प्रोफेज के सेल को माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं तो आपको क्या चीज़ दिखाई देती है कि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें एब्सेंट मिलेंगी। जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपको नहीं दिखाई देता है, ईआर आपको नहीं दिखाई देगी, न्यूक्लियस आपको न्यूक्लियोलस आपको नहीं दिखाई देगा और न्यूक्लियर एनवेलप आपको नहीं दिखाई देगा। दैट मीन यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो किस में मिक्स हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर आपको क्रोमोसोम्स बिखरे बिखरे दिखाई दे देंगे इस तरह से, ठीक है, ये लो। और यहाँ पर सेंट्रल्स होंगे हमारे पास। अब ये मैं एनिमल सेल का लेके चल रहा हूँ बेटा, ना ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, करेक्ट कहानी। ये चीज़ आपके पास में आ गई। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें एब्सेंट मिलेगी, आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट मिलेगा, ईआर एब्सेंट मिलेगा, न्यूक्लियोलस एब्सेंट मिलेगी और न्यूक्लियर एनवेलप भी आपको एब्सेंट मिलेगा। ये चारों चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी। अगर यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई तो फिर अपन आगे चल सकते हैं बेटा, यस और नो। अब आता है हमारे पास में डायग्राम, मुझे बनाने थे यहाँ पर प्रोफेज के, बट बिकॉज मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया है और मैंने डायग्राम आपको यहाँ पर बना के सिखा दिया है बस, ठीक है। एक डायग्राम अपने यहाँ बना दिया है, तो यहाँ डायग्राम आएगा। बेसिकली क्या आता है यहाँ पर डायग्राम आता है, वो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, ठीक है ना, मैंने ऊपर बना दिया क्योंकि। चलिए अब बात करते हैं अपन किसके बारे में बेटा, अब बात करेंगे अपन मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज क्या होता है उसको समझे थोड़ा सा। चलिए मेटाफेज की कहानी क्या है उसको समझ लेते हैं अपन। चलो भाई चलिए। तो मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे पास में। इसके क्या होता है मेटाफेज के अंदर, देखो तो कहानी वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर खत्म करी थी। ओके, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ, जब कंप्लीट आपका न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो जाए, समझ जाएंगे वहीं से मेटाफेज स्टार्ट हो गया है। ओके, तो आपसे कोई पूछे तो उसको आप बता सकते हो कि मेटाफेज कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेटाफेज स्टार्ट होता है जब कंप्लीटली आपकी न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है वो मतलब कि आपके डिस्ट्रॉय हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। यस और नो बेटा, न्यूक्लियर एनवेलप में डिसइंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, तब हमको समझ में आ जाता है कि यार यहाँ से हमारा मेटाफेज का बिगिनिंग स्टार्ट हो, मतलब बिगिनिंग हो गई है, वो स्टार्ट हो गया। ओके, हेंस द क्रोमोसोम्स आर सेपरेट या स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड, फैल जाते हैं बेटा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये देखो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैल के क्रोमोसोम्स देख सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो ये क्या चीज़ थी हमारे पास में, साइटोप्लाज्म। तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे बेटा, ये फैल जाएंगे। क्लियर है कहानी, आगे समझो, आगे कहानी सुनो, आगे कहानी क्या कह रही है आपकी। तो कहानी क्या है, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है। तो आपसे कोई पूछे कंप्लीट कंडेंसेशन कहाँ पे होता है, तो जब क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस हो जाए, समझ जाओ मेटाफेज स्टार्ट हो चुकी है। जब कंप्लीटली आपके पास में न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो खत्म हो जाए, गायब हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, समझ जाओ आप वहां से हमारा मेटाफेज स्टार्ट हो गया। करेक्ट कहानी। ओके, आगे सुनिए बेटा। तो देन दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्टली इजिली स्टडी। यानी ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उसको आप इजीली स्टडी कर सकते हो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली कंडेंस्ड हो गया। अब कंप्लीटली कंडेंस हो चुके हैं तो आप आराम से एक एक चीज़ को स्टडी कर सकते हो क्रोमोसोम के अंदर, कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑलराइट बेटा, ओके, तो आप क्रोमोसोम्स को स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर कहानी। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड which are held together by the centromere. Small disc shaped structure at the surface of centromere are called kinetochore.
तो यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हमारे पास में वो कैसा हो गया। देखो ओके, तो ये हमारे पास में ये मैंने बनाया सेंट्रोमियर एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, कंप्लीटली हमारे पास में क्रोमोसोम्स है, और इस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होगा आपके पास में, डीएनए प्रेजेंट होगा। इस तरह से बना देते हैं अपन, ठीक है। ये हमारे पास में डीएनए प्रेजेंट होता है इस तरह से इसके अंदर, करेक्ट। ये मैंने डीएनए बना दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये अपन ने क्या बना दिया है, डीएनए बना दिया है यहाँ पर। अच्छा, ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, मैंने जो ब्लू कलर का बनाया है, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको अपन अलग कलर का कर देते हैं, ये। ओह शिट मैन, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके ओके, समझ जाओ आप। इसमें डीएनए कौन सा है वो मैंने बता दिया आपको। यार ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक। ये लो, इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, नो टाइम की। ये लो भाई, ये मान लो आप तो, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है हमारे पास में, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। ओके, अब क्या होता है यहाँ पर, आप दो चीज़ें मिलेंगी आपको। तो इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलती है एक्चुअली, क्या मिलती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो होती है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये रही है हमारे पास में। ओके, इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं काइनेटोकोर्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको, काइनेटोकोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, काइनेटोकोर्स बोलेंगे, ठीक है। काइनेटोकोर बोला, क्या बोला हमने इसको, काइनेटोकोर बोला। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, स्पिंडल अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस चीज़ को भी, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो स्पिंडल अटैचमेंट साइट होती है, अटैचमेंट साइट, स्पिंडल अटैचमेंट साइट्स होती है बेटा, यहाँ पर आके जुड़ेंगे आपके पास में। क्लियर कहानी, चलिए। तो ये चीज़ है हमारे पास में, क्रोमोसोम्स का मैंने बना दिया अच्छे से डायग्राम। अब आगे लेके चलता हूँ आपको और, ठीक है। These structures serve as the site of attachment of spindle fiber, जिसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ जाएं कि काइनेटोकोर्स के लिए ये these वर्ड आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये जो वर्ड आया हुआ है वो काइनेटोकोर्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे सुनो, फाउंड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, तो स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है, देखो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल। तो यहाँ पर क्या होता है, अब धीरे धीरे क्या होता है, सारे क्रोमोसोम्स एक सेंटर में आ जाएंगे सेल के, ऑल राइट ना बेटा, जिसको अपन बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट्स। तो वो इक्विटोरियल प्लेट्स बनाएंगे, जिसको अपन एम प्लेट यानी कि उसको अपन मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। क्लियर कहानी, ओके। अब आगे सुने, द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। तो वो सभी सेंटर में आ जाएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे, सभी सेंटर में आ जाएंगे यहाँ पर आपके पास में, ठीक है। सभी कहाँ पर आ जाएंगे बेटा, सेंटर के अंदर आ जाएंगे। क्लियर कहानी, टू लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम्स कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड connected by its kinetochore to spindle fiber and opposite pole. The plane of alignment of chromosomes at metaphase is referred as a metaphase plate. तो धीरे धीरे दो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, दोनों चीज़ों को समझना है कि सेंटर में वो आ रहे हैं, पहली चीज़, और सेकंड चीज़ क्या हो रही है कि स्पिंडल फाइबर जो होता है वो काइनेटोकोर से अटैच्ड हो रहा है, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, यहाँ पर दो तरह के आपको स्पिंडल फाइबर देखने को मिलते हैं, ओके। दो तरह के स्पिंडल फाइबर कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना, ठीक है।
तो इसके लिए अपन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत बड़े डायग्राम बनाएंगे सेल का, और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो अपन ये बना लेते हैं, सेल है हमारे पास में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यार, अपने पास टूल्स का यूज़ कर लेते हैं। चलो बच्चों, टूल्स का यूज़ करा जाए। क्या बात हो गया, मिट क्यों नहीं रहा है? What is this? क्या है यार, बताओ, मिट ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। मिट जा मेरे भाई, मिट जा। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपन नया सेल बना लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा सेल बन चुका है बेटा। क्या बन चुका है? ये हमारा सेल बन चुका है। अब आगे समझना, आगे क्या होता है। तो एक चीज़ तो आपने देखी यहाँ पर, क्रोमोसोम जो पहले साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड थे, वो यहाँ पर आके अलाइन होना स्टार्ट कर देते। तो मैं यहाँ बस बना देता हूँ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर कितने बेटा, यहाँ पर आप देखना 46 क्रोमोसोम्स हमारे ऐसे अलाइन हो जाते हैं पूरे के पूरे। 46 क्रोमोसोम आपके अलाइन हो जाएंगे अच्छे से। ओके, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल्स। ये एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आगे क्या होता है? तो इनसे स्पिंडल निकलते हैं, इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। तो कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच्ड हो जाएंगे आपके पास। ओके, कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे आ जाएंगे आपके पास। ओके, तो ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इन स्पिंडल फाइबर्स को क्या कहते हैं अपन समझो यहाँ पर। इनको बोलते हैं अपन बेटा क्रोमोसोमल फाइबर। क्या बोलते हैं इनको? क्रोमोसोमल फाइबर्स। या इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस या काइनेटोकोर फाइबर्स विच रन फ्रॉम पोल टू सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इनको? बिकॉज ये पोल हो गया हमारे पास में, दिस इज पोल, और ये हो गया हमारे पास में सेंट्रोमियर, और ये हमारे पास में पोल हो गया। तो ये वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये पोल टू कहाँ चलते हैं बेटा? पोल टू सेंट्रोमियर जा रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं अपन? क्रोमोसोमल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स इनको बोला जाता है। क्या कहानी क्लियर है बच्चों? अगर कहानी क्लियर है फिर अपन आगे चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलें आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे भी होते हैं, देखो दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो बनाए। अब ये क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं, मतलब कि कॉन्टिन्यूस होते हैं। मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये स्टार्ट होंगे पोल, और कहाँ पर जाके खत्म हो जाएंगे? पोल पे। तो ये पोल टू पोल होते हैं। क्या होते हैं ये? पोल टू पोल होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं उसको समझ जाओ आप यहाँ पर। तो इनको बोलते हैं अपन सपोर्टिंग फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको? सपोर्टिंग फाइबर्स, ठीक है। सपोर्टिंग फाइबर्स या कॉन्टिन्यूस या नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, बिकॉज ये काइनेटोकोर से अटैच नहीं होते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन काइनेटोकोर्स, बिकॉज वो क्या होते हैं? काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है ना काइनेटोकोर, वहां पर अटैच्ड हो जाएंगे। यस और नो? तो यहाँ पर क्या होते हैं? पोल टू पोल जाते हैं। अरेंज इन अ सेल, सेंट्रोमियर इज लाई एट इक्वेटर एंड आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन डायरेक्टेड टू पोल्स। अब यहाँ पर एक चीज देखना कि कैसे अटैच्ड होते हैं ये, तो मैं आपको जूम करके बताता हूँ। अभी तो मैंने ऐसे बनाया आपको, अब थोड़ा मैं लेके चलता हूँ कैसे होंगे बेटा आपके पास में। तो देखो यहाँ पर,
तो सेंट्रोमेयर कहाँ पर होंगे? देखो जैसे मैं सबका, ये हमारी इक्वेटोरियल प्लेट बना लो आप, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेट, ये क्या हो गई? इक्वेटोरियल प्लेट्स हो गई। इसको आप बोल लो कम करना पड़ेगा यार ये। ऑलराइट बेटा, चलिए तो यहाँ पर क्या है, अपन सभी क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर बना दिए अपन ने यहाँ पर। अब मैं 46 के तो बना नहीं सकता हूँ यहाँ पर, है ना भाई, तो मैं कुछ के बना देता हूँ यहाँ पर और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ट्राई करता हूँ बेटा कि क्या कहानी है, क्या कह रही है लाइन हमसे। तो ये कह रही है आपके पास में कि इस तरह से क्या होते हैं, वो अरेंज हो जाएंगे। इस तरह से, तो जो उनकी आर्म्स होती है वो पोल्स की तरफ होती है और सेंट्रोमेयर सेंटर में हो गए यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट्स। ये इस तरह से कहना चाह रहा है आपसे। क्लियर कहानी? यस और नो? ये कहानी अगर आपको समझ में आए तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेट बना दिया मैंने, ये आर्म्स होती हैं आपके पास में और ये आपका सेंट्रोमेयर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अपन। अब हमारे पास में कुछ पॉइंट्स आते हैं, आपको समझना है उन पॉइंट्स को कि फीचर ऑफ माइटोसिस, सॉरी एम फेज क्या है ना, मेटाफेज क्या है। तो की फीचर क्या होते हैं मेटाफेज के, उसको समझ जाओ आप। की फीचर ऑफ मेटाफेज आर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। Key features of metaphase are spindle fiber attached to kinetochore of chromosomes. Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate and through spindle fiber to both poles. तो दोनों चीजें मैंने आपको समझाई यहाँ पर कि स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू kinetochore of chromosomes हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। यहाँ पर चेक करो आप आराम से, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलो भाई, ओके, बहुत बहुत माइनर दिख रहा है यार। चलिए ठीक है ना। और क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, बिल्कुल करेक्ट है। एंड गेट अलाइन अलोंग मेटाफेज प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पे सब बिछ जाएंगे ऐसे 46 के 46 क्रोमोसोम्स। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एनाफेज पे। एनाफेज क्या कहता है? एट द onset anaphase, each chromosomes arranged at a metaphase plate is split simultaneously and two daughter chromatids, now referred as a daughter chromosomes of the future daughter nuclei. Number of chromosomes become double in cell. अब यहाँ पर कहानी समझना हुआ क्या। देखो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। हुआ क्या बेटा कि यहाँ पर सपोज दैट किसी ने तलवार चला दी, यहाँ पर जैसे मेटाफेज है, यहाँ पर किसी ने तलवार चला दी। अपन इस तलवार को ऐसे किससे बनाए? येलो से बना देता हूँ, येलो। तो यहाँ पर इसने इसको सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? इसने इसको सेपरेट कर दिया। इसके लिए भी अपने पास डायग्राम के लिए मैंने जगह निकाली यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर समझना हुआ क्या। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर या स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स या डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर होता है। एनाफेज का खास है, खास पॉइंट है एनाफेज का। तो ये हमारी सेल हो गई। तो यहाँ पर आप चेक करना क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको ऐसे। अब ऐसे कैसे 46 क्रोमोसोम्स के साथ होगा बेटा? किसके साथ होगा? 46 क्रोमोसोम्स के साथ। दिख रहा है आपको यहाँ पर? ऑल राइट। तो देखो यहाँ स्प्लिटिंग हो गया आपके पास में। तो यहां पर देखो आपके पास में क्रोमोसोम ऐसा था हमारे पास में, ये स्प्लिटिंग हो गया। तो उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स या इसको बोलते हैं आप स्प्लिटिंग ऑफ
सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसको? आप स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं आप इसको? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहते हैं इसको अपन। क्या कहेंगे इसको अपन? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहेंगे। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर कहानी है? ओके। अब क्या होता है, ये जो हमारे पास में एक क्रोमेटिड आया ये वाला, अब ये क्या करेगा? फ्यूचर न्यूक्लियस का कंटेंट है। दिस इज द कंटेंट ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियस। तो किसका कंटेंट है बेटा ये? तो ये दिस इज अ कंटेंट ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस बनेंगे ना सेल के अंदर, ठीक है बेटा? तो उसका कंटेंट होता है। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? इसी को अपन बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको? अब इंडिविजुअल क्रोमेटिड को यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स बोला। तो इस लिहाज पे अगर हम देखें, आप बात करें, तो आपके पास में क्या हो गया कि यहाँ पर कितने बिछे हुए थे? ऐसे 46। और यहाँ पर कितने बिछे हुए थे? यहाँ पर भी 46। तो 46 क्रोमेटिड अब किसमें को क्या बोला जाएगा यहाँ पर? तो 46 जो क्रोमेटिड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। सेम कहानी यहां पर होगी, ठीक है? 46 जो क्रोमेटिड हमारे पास में है उनको अब क्या कहा जाएगा? उनको अब क्रोमोसोम कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? तो इस तरह से एक सेल के अंदर अभी अगर हम बात करें ना फेस के अंदर, तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए अगर आपसे कोई पूछे तो 92। 46 क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम्स 92 हो गए। अगर क्रोमेटिड पूछे तो भी 92 कह देंगे अपन। यस और नो? क्या बात सही है कि नहीं है? हाँ या ना? ओके, क्लियर कहानी? तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके बेटा, इस तरह से हमारे पास में कहानी हो जाती है। ओके, तो इस तरह से सेपरेट होते हैं ये। ओके, अब सेपरेट कैसे होता है उसको समझना आप यहाँ पर। ये वही हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड है यहाँ पर, ठीक है? अब समझना कहानी क्या हो रही वाली है, ठीक है? तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने नोट्स पे। यहाँ पर ऐसे देखो, the two new daughter chromosome begin move toward opposite end of the cell as their, so two new daughter chromosomes begin move toward the opposite end of the cell as their spindle fiber shorten due to the depolymerization of tubulin protein toward kinetochore end। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे समझो, जैसे हमारे पास में ये था, पहले ये था हमारे पास में सेंटर में क्रोमोसोम से, अपन ने उसको पकड़ के रखा है, ऐसे क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखा है, ठीक है? ऑलराइट बेटा। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर, जो स्पिंडल फाइबर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सी प्रोटीन थी? ट्यूबुलिन प्रोटीन। उसका होता है डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन से क्या होता है? वो छोटी होना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे शॉर्ट होती जाएगी तो ऐसे शॉर्ट होती जा रही है, पीछे होती जा रही है, तो वो क्या करेगी? आपके पास में अटैच तो काइनेटोकोर के साथ में, तो वो क्या कर देगी? आपके पास में स्प्लिट कर देगी। तो स्प्लिट से क्या हुआ? स्प्लिट से ये हुआ कि हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाता है। तो वो दो अलग अलग भागों में हो गया। अब अलग अलग क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं, 46 क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से वो पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का डीपॉलीमराइजेशन होता है। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से आपके पास में वो सेपरेट होता है क्रोमोसोम्स, या डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, या सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, डिवीजन होता है। तो उसका एक रीजन है डीपॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है? ऑलराइट बेटा, चलिए। ईच क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट्स। अब वो जो इक्वेटोरियल प्लेट्स है उसे दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उस वाले पोल की तरफ जाएगा और वो उसके अपोजिट वाले पोल की तरफ चला जाता है। क्लियर कहानी यहाँ पर? तो ईच क्रोमोसोम्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, सेंट्रोसोम्स, ईच क्रोमोसोम्स इज टुवर्ड the pole and hands at the leading edge with the arms of the chromosomes trailing behind। तो क्या होता है, जैसे जैसे स्प्लिटिंग फाइबर जा रहे होते हैं वैसे उनके पीछे सेंट्रोमियर भी मूव करता है। जैसे सपोज दैट दिस इज अ क्रोमेटिड, क्रोमोसोम्स कह रहे हैं इसको, अभी पीछे जा रहा है ना, इसके पीछे पीछे वो भी जाता रहता है, वो भी इसके पीछे पीछे जाता रहेगा। यस और नो? और सेम चीज़ इधर हो रही होगी,
वो इधर मूव करता रहेगा। तो ऐसे क्या होता है कि हमारे क्रोमेटिड भी स्पिंडल फाइबर के पीछे पीछे पोल की तरफ चले जाते हैं। तो आप देखोगे दोनों अपोजिट पोल पे लास्ट में जब एनाफेज खत्म हो जाती है तो 46 क्रोमोसोम वहां पर, 46 क्रोमोसोम वहां पर हो जाते हैं। ये कहानी हमारे पास में है, ठीक है। एनाफेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, कैसे पहचानेंगे आप ये एनाफेज है? तो एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स। तो क्या क्या की इवेंट्स है यहाँ पर, उसको आप समझे प्यारे बच्चे। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, पहली चीज तो यहाँ पर ये मेन इवेंट होता है बेटा, करेक्ट। क्रोमेटिड नाउ रेफर्ड एज अ क्रोमोसोम्स यहाँ पर बोला जाएगा मूव टू अपोजिट पोल, तो वो अपोजिट पोल की तरफ भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नीट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके, जो आपको ध्यान रखने चाहिए 2024 के लिए। चलें आगे, अब बात करते हैं सिंपल अपन किसके बारे में बेटा। अब सिंपल बात करेंगे अपन हमारे टीलोफेज के बारे में। टीलोफेज क्या कहते हैं हमारे, तो टीलोफेज को अपन रिवर्स भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स प्रोफेज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले तो लास्ट फेज होती है, ओके। अब क्या होता है यहाँ पर वो चीजें होंगी जो प्रोफेज में हो चुकी है, मतलब कि प्रोफेज में जो चीजें हो रही थी उनकी बेसिक चीजें यहाँ पर होती बट रिवर्स में होती। जैसे वहां पर डिकंडेंसेशन हो रहा था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी वहां पर कंडेंसेशन हो रहा था, यहाँ पर डिकंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी वहां पर क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन रहे थे या क्रोमेटिड बन रहा था, यहाँ पर क्या होगा, जो क्रोमेटिड है या जो क्रोमोसोम है उनसे क्या बन जाएगा, उनसे क्रोमेटिन बन जाएगा। वहां पर आपके पास में ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस एंड बेटा आपका न्यूक्लियर एनवलप वो डिफॉर्म हो रहे थे, यानी कि वो आपके पास में गायब हो रहे थे। ऑलराइट ना, यहाँ पर वो आना स्टार्ट कर देंगे। यस और नो, कहानी क्लियर है, समझ में आया आपको? तो चलिए आगे बात करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, तो टीलोफेज इज द स्टेज ओके ऑफ कैरियोकाइनेसिस, लास्ट स्टेज बोल सकते हो या फाइनल स्टेज बोल सकते हो इसको। चलिए, टीलोफेज द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, ऑलराइट बेटा, डिकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। तो वो उनकी इंडिविजुअलिटी जो भी था, जो भी इंडिविजुअल जो थे, तो उनकी इंडिविजुअलिटी को वो क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। क्या करते हैं? वो लॉस कर देते हैं। अब आप पहचान नहीं सकते कि ये वाला क्रोमोसोम 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, ऐसे होते हैं हमारे पास में, तो वो आप पहचान नहीं सकते। ऑलराइट बेटा, तो वो अपना इंडिविजुअलिटी को यहाँ पर लॉस कर देंगे और डिकंडेंस हो जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन जाएगा। यस और नो, क्लियर कहानी है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन बी नो लॉन्गर बी सीन इन क्रोमेटिन। तो 2 स्टेज है आपके पास में, कौन कौन सी है, मेटाफेज और एनाफेज। दोनों में अच्छे से आप क्रोमोसोम्स को स्टडी कर सकते हो। ऑलराइट ना बेटा, ओके, क्लियर बात है। क्योंकि वहां पर आपको कंडेंस फॉर्म में दिखाई देते हैं, लेकिन आप प्रोफेज के स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेंगे और टेलोफेज में भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो डिकंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। The individual chromosomes can no longer be seen in chromatin material, tend to collect at the each 2 poles. This is stage which show the following key points. अब क्या key points है उसको भी समझ लो यहाँ पर। Chromosome cluster at opposite spindle poles and their identity। तो यहाँ पर chromosome cluster at opposite spindle poles, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लॉस हो जाता है, आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम्स इज लॉस्ट, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, और स्पिंडल फाइबर भी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं बेटा। तो न्यूक्लियर एनवलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर, तो वहाँ पर वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर वापस से रिफॉर्म हो जाएंगे। तो अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हैं अपन, यहाँ पर ये सेल रहा, तो पहले हमारे पास में ये सेंट्रियोल था, तो यहाँ पर हमारे पास में इस तरह से क्रोमोसोम्स का मटेरियल आ गया, देखो लॉस कर दिया उन्होंने, तो ऐसे था पहले, है ना, ऐसे चल रहा था, तो डिकंडेंसेशन हो गया आपके पास में। अब धीरे धीरे क्या होता है, इनके चारों तरफ आप देखोगे न्यूक्लियर एनवलप बनना स्टार्ट हो गया। ओके, वेरी नाइस, ये बनना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे आप देखोगे यार न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ईआर भी बनना स्टार्ट हो गया। चलो ठीक, और यहाँ पर आप चेक करोगे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये लो, और ये न्यूक्लियस भी बन गया यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सेम चीज़ इधर भी हो जाएगी आपके पास में। ओके, तो ये जीसी बना लो, इसको क्या बना लो अपन, जीसी। ये ईआर हो गया हमारे पास में, ये न्यूक्लियस हो गया,
और ये न्यूक्लियर एनवेलप होगा, न्यूक्लियर एनवेलप। ओके बेटा, अब हमारे पास में इसके लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो आपने चारों फेज पढ़ ली। यहाँ पर चारों फेज मैंने आपको बता दिए, चारों फेज क्या होती है, हमारी क्या कहानी है उसकी। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर्स बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। ओके, अबाउट द एम फेज। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट, कन्फ्यूजन आपके रहता है, आप कहाँ पूछ सकते हो? कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात कर रहे होंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो हम एनिमल सेल के अंदर किस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है एंड प्लांट सेल के अंदर किस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है, उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात कर रहे होंगे बहुत अमेजिंग टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।